जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें तब समझो कि तुम्हें उनसे आगे बढ़ना है। लोग चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन इतना नहीं कि उनसे आगे निकल जाओ। यही इस दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम संघर्ष कर रहे होते हो, लोग तुम्हारा हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही तुम ऊंचाइयों पर पहुंचने लगते हो, वही लोग तुम्हें गिराने की साजिशें रचने लगते हैं। इसीलिए खुद को इस भीड़ का हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि भीड़ कभी किसी की नहीं होती। आज जो तुम्हारे साथ हैं, कल वही तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। एक पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें यही सिखाता है कि अगर तुम कमजोर हो जाओगे तो तुम्हें गिरने में देर नहीं लगेगी। इस दुनिया में ताकतवर वही है जो अपने पैरों पर खड़ा होना जानता है। अगर तुम्हें अपने कर्मों पर घमंड है तो सोचो कि क्या तुम्हारे कर्मों की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई आंधी भी तुम्हें गिरा ना सके। क्योंकि पेड़ कभी डालियां काटने से नहीं सूखता, वह तब सूखता है जब उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। इसी तरह इंसान भी अपने कर्मों से नहीं गिरता, बल्कि अपनी सोच और व्यवहार से गिरता है। नमस्कार दोस्तों, लोग तुम्हें तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम खुद को समझना नहीं सीखोगे। भीड़ के पीछे भागने से तुम्हें पहचान नहीं मिलेगी। पहचान तब बनेगी जब तुम खुद को खोजने के सफर पर निकलोगे। जब तक तुम्हें किसी सहारे की जरूरत होगी, तब तक दुनिया तुम्हारी कीमत नहीं समझेगी। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को सहारा देना सीख लिया, उसी दिन दुनिया तुम्हें देखने का नजरिया बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मदन नाम का एक मेहनती कुम्हार रहता था। वह दिन रात मिट्टी से खूबसूरत बर्तन बनाता और उन्हें अपने गधे पर लाद कर शहर में बेचने जाता। अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी बड़ी कठिनाई से गुजर रही थी, लेकिन वह हमेशा ईमानदारी और धैर्य से काम करता था। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां एक खूंखार शेर का आतंक था। वह शेर आए दिन गांव के लोगों और उनके जानवरों का शिकार करता, जिससे पूरे गांव में डर और दहशत का माहौल था। कई बार गांव वालों ने शेर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार उनकी पकड़ से बच निकलता। धीरे धीरे लोग इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने रात के समय घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। मदन इन सब बातों से बेखबर अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता। वह रोज सुबह मिट्टी खोद कर लाता, उसे गूंथ कर सुंदर बर्तन बनाता, फिर उन्हें धूप में सुखाकर भट्टी में पकाता। इस मेहनत से तैयार किए गए बर्तनों को वह शाम को शहर में बेचने जाता और फिर रात को वापस लौटता। इसी तरह उसकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन वह रोज की तरह शहर से लौटकर आया। दिन भर की मेहनत से वह बेहद थक चुका था। आमतौर पर वह अपने गड्ढे को अस्तबल में बांधता था, लेकिन उस दिन थकान के कारण उसने उसे घर के आंगन में ही एक पेड़ से बांध दिया और खुद सोने चला गया। उधर जंगल में तेज आंधी तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज थीं कि बड़े बड़े पेड़ जड़ों से उखड़कर गिरने लगे। बिजली की कड़क और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा जंगल कांप उठा। उसी समय शेर अपने शिकार की तलाश में निकला था, लेकिन इस खौफनाक तूफान को देखकर वह भी डर गया। शिकार करने का इरादा छोड़कर वह खुद को बचाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगा। भागते भागते उसे गांव के करीब एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी बहुत समय से वीरान पड़ी थी। शेर ने सोचा कि तूफान से बचने के लिए यही सबसे सुरक्षित जगह हो सकती है। वह तुरंत झोपड़ी के अंदर चला गया और कोने में दुबक कर बैठ गया। तेज बारिश और तूफान की आवाज में कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गया। दूसरी ओर तेज बारिश की आवाज से मदन की नींद खुल गई। उसे अचानक ध्यान आया कि उसका गड्ढा तो बाहर पेड़ के नीचे बंधा हुआ था। बेचारा बारिश में भीग रहा होगा। वह तुरंत उठकर बाहर आया, लेकिन वहां पहुंचकर जो देखा उससे वह हैरान रह गया। उसका गधा वहां नहीं था, केवल उसकी जंजीर जमीन पर पड़ी थी। मदन घबरा गया। उसने सोचा, लगता है मेरा गधा जंजीर तुड़वाकर बारिश से बचने के लिए कहीं भाग गया है, मगर जाएगा कहाँ? जरूर किसी झोपड़ी में जाकर छुप गया होगा। यह सोचकर मदन बारिश में भीगता हुआ अपने गधे की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। करीब 1 घंटे बाद वह एक सुनसान झोपड़ी के पास पहुंचा। आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही थी, जिससे थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही थी। बिजली की एक तेज चमक में उसने देखा कि झोपड़ी के दरवाजे के पास कोई बड़ा जानवर सोया हुआ था। मदन खुशी से चिल्लाया, मिल गया, मिल गया। मेरा गधा यहाँ मजे से पड़ा सो रहा है और मैं जंगल में तुम्हारी तलाश में 1 घंटे से मारा मारा फिर रहा था। दरअसल वह गधा नहीं, बल्कि वही खूंखार शेर था, जिसने बारिश से बचने के लिए इस झोपड़ी में पनाह ली थी। लेकिन अंधेरे की वजह से मदन अपने गधे और शेर में कोई फर्क महसूस न कर सका। वह गुस्से में भरा हुआ था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे उसने शेर के सिर और कंधे पर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए और छलांग लगाकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। जैसे ही वह शेर की पीठ पर बैठा, उसने जल्दी से रस्सी को कसकर पकड़ लिया ताकि यह गधा रास्ते में कहीं भाग ना जाए। फिर गुस्से में चिल्लाया, बड्ढे जिद्दी और डीठ हो गए हो, तुम जंजीर खोलकर भागने की हिम्मत कैसे हुई? अब इतने निडर हो गए हो कि घर से भाग निकलो और मैं तुम्हारे पीछे अंधेरे में भटकता फिरूं।
कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा भागने की कोशिश की तो चारे में जहर मिलाकर खिला दूंगा। ये सुनकर शेर डर के मारे कांपने लगा। उसकी तो जान ही सूख गई। उसने सोचा अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो यह सच में मुझे मार डालेगा। उसके लिए अब सबसे सही यही था कि वह चुपचाप इसकी बात माने। घनघोर अंधेरा था, बारिश तेज हो रही थी और कड़ाके की बिजली चमक रही थी। ऐसे में शेर जंगल के रास्ते पर दौड़ते हुए अंदर ही अंदर खौफ में डूबा हुआ था। ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। उसे अपनी गर्दन में बंधी रस्सी का फंदा बहुत मजबूत महसूस हो रहा था, लेकिन डर के कारण उसने हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह जंगल के किनारे बसी झोपड़ी के पास पहुंचा। कुम्हार ने उसे घर के अंदर खींचा और आंगन में एक पेड़ से जंजीर के साथ कसकर बांध दी। आधी रात का वक्त था, ठंड बढ़ गई थी और कुम्हार बहुत थक चुका था, इसलिए वह निश्चिंत होकर अंदर जाकर सो गया। सुबह हुई सूरज की किरणें गांव में फैलने लगी। गांव के लोग रोज की तरह अपने काम पर जाने के लिए घरों से निकले। जब वे मदन के घर के पास से गुजरे तो अचानक उनकी नजर उस पेड़ पर पड़ी जहां एक कदम आगे वही खूंखार शेर जंजीर से बंधा हुआ बैठा था। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ पलों तक वे यकीन ही नहीं कर पाए कि यह वही शेर था जिसने गांव में तबाही मचा रखी थी। फिर किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे यह तो वही खूंखार शेर है, और इसे बांधा किसने? कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। मदन ने जिंदा शेर को पकड़ लिया। गांव वालों ने मदन की बहादुरी की खूब तारीफ की। उनकी खुशी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि यह वही शेर था जिसने ना जाने कितनी बकरियां और भैंस खा ली थी। अब उनकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। मदन खुद भी यह समझ नहीं पा रहा था कि गांव वाले उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैं तो बस अपने गधे को पकड़कर घर ले आया हूं। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि जिसे वह अपना गधा समझ रहा था वह दरअसल वही खूंखार शेर था। इसी दौरान उस नगर का राजा विक्रमसेन बहुत चिंता में डूबा हुआ था। पड़ोसी देश का राजा उमंग सिंह बहुत ताकतवर था और वह राजा विक्रमसेन के कई इलाकों पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता था। दोनों राज्यों के बीच लड़ाई छिड़ चुकी थी और आए दिन उमंग सिंह की सेना हमले कर रही थी। राजा विक्रमसेन जानता था कि उसकी सेना बहादुर है, लेकिन दुश्मन की फौज संख्या में कई गुना ज्यादा थी। उसे किसी ऐसे वीर सेनापति की तलाश थी जो उसकी सेना की सही तरीके से कमान संभाल सके और दुश्मन को हमेशा के लिए मार भगाए। इसलिए उसने तुरंत अपने मंत्रियों और सेनापतियों को दरबार में बुलाया। वे सब सलाह मशवरा करने लगे कि कौन ऐसा योद्धा हो सकता है जो इस युद्ध को जीतने में मदद कर सके। इसी बीच उसके एक सैनिक को अचानक कुछ याद आया। वह जोश से खड़ा हुआ और बोला, महाराज, हमें किसी और की तलाश करने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने नगर में ही एक ऐसा बहादुर इंसान मौजूद है जिसने अपनी दिलेरी का सबूत दिया है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कौन है? वह सैनिक बोला, महाराज, वह और कोई नहीं बल्कि कुम्हार मदन है। यह वही शख्स है जिसने अकेले अपने दम पर एक खूंखार शेर को जिंदा पकड़ लिया है। ऐसा बहादुर इंसान हमारी फौज की सही तरह से कमान संभाल सकता है और हमें जीत दिला सकता है। राजा विक्रमसेन ने तुरंत एक संदेश वाहक को मदन के घर भेजा। जब मदन को यह खबर मिली कि उसे सेना का सेनापति बनाया जा रहा है तो वह हैरान रह गया। उसे यह सब किसी मजाक से कम नहीं लग रहा था, लेकिन आदेश को टालना भी संभव नहीं था। वह अनमने मन से तैयार होकर महल पहुंचा। महल में राजा विक्रमसेन ने उसका शानदार स्वागत किया और उसकी खूब खातिरदारी की। फिर आदेश दिया कि वह अगले दिन फिर दरबार में हाजिर हो। मदन के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? कहाँ मैं एक साधारण कुम्हार और कहाँ एक सेनापति बनने जा रहा हूँ। यह सब उस गधे की वजह से हुआ जो शेर बन बैठा है। आखिरकार साधारण और अनपढ़ मदन को सेना का सेनापति बना दिया गया। उसने ना कभी तलवार चलाई थी और ना कभी घुड़सवारी की थी। जैसे ही वह घर पहुंचा, गुस्से में शेर से बोला, ये सब तेरी ही वजह से हुआ है। अगर तू गधा ही बना रहता तो मैं आज भी अपनी मिट्टी के बर्तन बना रहा होता। अब देख, मैं सेनापति बना दिया गया हूँ, जबकि मुझे कुछ भी नहीं आता। उसकी बीवी यह सुनकर मुस्कुराई और बोली, शेर को दोष मत दो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं, बल्कि तुम्हारे तो भाग्य खुल गए हैं। ऊपर वाले का धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें इतना बड़ा पद दिया। अब हिम्मत मत हारो, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। ये तो हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत है। मदन सोच में पड़ गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इस नई जिम्मेदारी को निभाने के। अगले दिन सेनापति मदन अपनी पत्नी के साथ शाही महल पहुंचा। राजा विक्रमसेन उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसकी खूब खातिरदारी की। फिर उसने आदेश दिया, हमारे पड़ोसी राज्य का शासक उमंग सिंह लगातार हमारी भूमि पर हमले कर रहा है। हालांकि वह हर बार असफल रहता है।
लेकिन अब वह युद्ध की पूरी तैयारी कर रहा है। हमारी सेना भी तैयार है, लेकिन हमें एक योग्य सेनापति की जरूरत है। कल सुबह शत्रु की सेना हमारे क्षेत्र में घुसने वाली है। तुम्हें सेना की कमान संभालनी होगी और दुश्मन को ऐसा सबक सिखाना होगा कि वह दोबारा हमारी ओर आंख उठाने की हिम्मत ना करें। राजा विक्रमसेन ने मदन और उसकी पत्नी के रहने के लिए एक शानदार महल बनवाया। वहां एक अस्तबल भी था जिसमें एक मजबूत और तेज काला घोड़ा तैयार खड़ा था, जो उसे युद्ध के मैदान में ले जाने के लिए दिया गया था। लेकिन मदन पूरी रात सो नहीं सका। वह परेशान था क्योंकि उसने कभी घुड़सवारी नहीं की थी। वह सोचने लगा, अगर मैं घोड़े से गिर गया तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे और कहेंगे कि सेनापति खुद ही घोड़े पर टिक नहीं सका। सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी को जगाया और दोनों अस्तबल पहुंचे। वहां खड़ा घोड़ा वाकई बहुत सुंदर और ताकतवर था। मदन ने चिंता भरे स्वर में कहा, यह घोड़ा तो बहुत ऊंचा है, मैं इस पर सवार कैसे हूँ? इस पर उसकी पत्नी ने सुझाव दिया, कोई मेज घोड़े के पास रख दो और उस पर चढ़कर इसकी पीठ पर बैठने की कोशिश करो। मदन ने ऐसा ही किया। वह बड़ी मशक्कत से मेज पर चढ़ा और फिर किसी तरह घोड़े की पीठ पर सवार होने में सफल हो गया। मदन को महसूस हुआ कि जीन बहुत फिसलन भरी है। उसने घबरा कर कहा, मेरे दोनों पांव रकाब से कसकर बांध दो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं रास्ते में गिर जाऊं। उसकी पत्नी ने कहीं से एक मजबूत रस्सी ढूंढी और उसके पांवों को रकाब से कसकर बांध दिया। फिर उसने रस्सी को घोड़े के नीचे से गुजारकर दोनों रकाब आपस में जोड़ दिए ताकि मदन का संतुलन ना बिगड़े। इसके बाद उसने एक और काम किया, अपने पति की कमर को जीन के साथ अच्छी तरह बांध दिया ताकि वह किसी भी हालत में नीचे ना गिरे। मदन ने कहा, अब मेरे हाथ भी घोड़े की गर्दन से बांध दो ताकि मैं पूरी तरह सुरक्षित रहूं। घोड़ा अस्तबल से बाहर निकलने को बेताब था। इससे पहले कि उसकी पत्नी उसके हाथों को भी घोड़े की गर्दन से बांध पाती, घोड़ा अचानक जोर से उछला और बाहर भाग निकला। अब हालात यह थे कि मदन घोड़े की पीठ पर एक बोरी की तरह लटका हुआ था। वह सिर्फ रस्सियों की वजह से नीचे गिरने से बचा हुआ था। उसने घबराकर घोड़े की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, तूने मुझे एक साधारण इंसान से सेनापति बना दिया। अब मेरी इज्जत और इस राज्य की रक्षा तेरे ही हाथों में है। मैं एक अनपढ़ और कमजोर आदमी हूं। अपनी कृपा से मेरी मदद कर और मेरी जान बचा। काला घोड़ा बिजली की गति से दौड़ता चला गया। उसने शहर की गलियों में हलचल मचा दी, लकड़ी के दरवाजे तोड़ दिए और खुले खेतों की ओर भाग निकला। तेज रफ्तार से दौड़ते हुए उसने नदी और कई उबड़ खाबड़ रास्तों को पार कर लिया। मदन रस्सियों के सहारे बस किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा। अब सेनापति मदन का घोड़ा युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहा था और दुश्मन के शिविरों के करीब पहुंचने लगा। उसे एहसास हो गया था कि घोड़ा सीधे दुश्मन की ओर भाग रहा है। उसने घोड़े को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। जैसे ही घोड़ा एक बड़े पेड़ के पास से गुजरा, मदन ने उसकी एक मोटी शाखा पकड़ ली, यह सोचकर कि शायद इससे वह घोड़े को रोक सके। लेकिन उसने शाखा इतनी जोर से पकड़ी कि वह टूटकर उसके हाथ में आ गई। दुश्मन के शिविरों के बाहर एक सैनिक यह दृश्य देख रहा था। उसने देखा कि एक घुड़सवार बड़ी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है और रास्ते में आते ही पेड़ों की शाखाएं तोड़ता जा रहा है। वह घबराकर सोचने लगा, यही वह सेनापति है जिसने जिंदा शेर को पकड़ा था। अब यह हमारी ओर आ रहा है और जिस तरह पेड़ों की शाखाएं तोड़ रहा है, कहीं हमें भी उसी तरह ना तोड़ डाले। उस सैनिक के मन में खौफ बैठ गया। वह चिल्लाने लगा, भागो, अपनी जान बचाओ, ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कोई राक्षस लगता है। अगर इसने हमें भी पेड़ों की टहनियों की तरह तोड़ना शुरू कर दिया तो हमारी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। जैसे ही उसने पीछे देखा, उसे सेनापति मदन के पीछे पूरी सेना आती दिखी। यह देखकर उसकी घबराहट और बढ़ गई। वह और भी जोर से चिल्लाने लगा, दौड़ो, भागो, जिंदा। शेर को पकड़ने वाला सेनापति एक विशाल सेना लेकर हम पर हमला करने आ रहा है। जिस फौज का सेनापति इतना ताकतवर हो, वह हमारा क्या हाल करेगा। यह सुनकर दुश्मन के सैनिक डर से कांप उठे और अपनी जान बचाने के लिए घोड़ों पर सवार होकर भाग खड़े हुए। उनके राजा उमंग सिंह अपने शिविर में बैठकर युद्ध की स्थिति पर नजर रख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि उनकी सेना अचानक पीछे हट रही है और उनके सैनिक दहशत में भाग रहे हैं, तो वे घबरा गए। युद्ध का पासा पलट चुका था। हार को सामने देखते हुए उमंग सिंह ने शांति की याचना करते हुए एक पत्र लिखा और उसे अपने शिविर में छोड़ दिया। इसके बाद वे अपने घोड़े पर चढ़े और अपनी सेना के पीछे पीछे भाग निकले। वे इतने भयभीत थे कि उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इधर सेनापति मदन का घोड़ा जब दुश्मन के शिविर के करीब पहुंचा तो वह अचानक रुक गया।
मदन ने कांपते हाथों से अपने पैरों को रकाब से निकाला और जैसे ही नीचे उतरने की कोशिश की, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। यह तो ईश्वर की कृपा थी कि उसे इस हाल में किसी ने नहीं देखा, वरना उसका राज खुल जाता। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दुश्मन का कोई सिपाही नजर नहीं आ रहा था, सब भाग चुके थे। अब वह दुश्मन के राजा के शिविर में गया, जहां उसकी नजर एक पत्र पर पड़ी। उसने वह पत्र उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद सेनापति मदन पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे देखकर अदब से झुकने लगे। सभी उसकी बहादुरी की चर्चा कर रहे थे, लेकिन उसे तो अपने बदन की टूट फूट की फिक्र थी। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने अपनी जेब से वह पत्र निकाला और अपनी पत्नी को देते हुए कहा, यह पत्र राजा विक्रमसेन तक पहुंचा दो। और हां, एक बात ध्यान से सुन लो, ईश्वर ने हमारी इज्जत रख ली है, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी में कभी घोड़े की पीठ पर नहीं बैठूंगा। राजा को बता देना कि दुश्मन डर कर भाग चुका है और अब दोबारा हमारे देश की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। लेकिन पत्र में क्या लिखा है ये मैं नहीं जानता। बस ये काम तुम कर दो और अब मुझे सोने दो। मेरा बदन टूटकर चूर चूर हो गया है। इस घोड़े ने मेरी हड्डी पसली एक कर दी है। इतना कहकर मदन लंबी सांस लेकर बिस्तर पर लेट गया और चैन की नींद सो गया। कुम्हार से सेनापति बने मदन की पत्नी खत लेकर शाही महल की ओर रवाना हुई। जब राजा विक्रमसेन ने दुश्मन राजा उमंग सिंह का पत्र पढ़ा तो वे बेहद प्रसन्न हुए और अपने नए सेनापति की खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुम्हारे पति इस समय कहाँ हैं? मदन की पत्नी ने अदब से सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज वह बहुत थके हुए हैं और घर पर आराम कर रहे हैं। यदि आप हुक्म दें तो मैं उन्हें जगाकर आपकी सेवा में भेज दूं। राजा विक्रमसेन मुस्कुराकर बोले, नहीं, उसे अब जगाने की जरूरत नहीं, उसे आराम करने दो। सुबह हमारे पास भेजना, हम उसे उचित इनाम देंगे। मदन की पत्नी ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है महाराज, और वह वहां से चली गई। अगली सुबह मदन पैदल ही अपने घर से शाही महल की ओर रवाना हुआ। पूरे शहर में उसका स्वागत करने के लिए लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। गलियों को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। लोग उसकी बहादुरी के चर्चे कर रहे। कोई कह रहा था, देखो हमारे सेनापति कितने साधारण इंसान हैं। घोड़े पर सवार होने की बजाय वह पैदल ही महल जा रहे हैं। दूसरा बोला, यही हमारा असली हीरो है, जिसने अकेले ही दुश्मन को मार भगाया। जब मदन शाही महल पहुंचा तो राजा विक्रमसेन ने उसे बड़े सम्मान के साथ अपने पास बिठाया। वे दोनों कुछ देर तक आपस में बातचीत करते रहे। इसके बाद राजा विक्रमसेन ने मदन को ढेरों इनाम से सम्मानित किया। अब उस नगर में शांति थी, लोग खुशहाल हो गए। दुश्मन राजा उमंग सिंह ने दोबारा कभी हमला करने की हिम्मत नहीं की और इस तरह एक साधारण कुम्हार मदन अपनी किस्मत से सेनापति बनकर अमर हो गया। दोस्तों, अकेले चलने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं। भीड़ के पीछे चलने वाले हमेशा भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। जब दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे, तब समझो कि अब तुम्हें अपनी असली पहचान बनाने का समय आ गया है। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें, तब समझो कि तुम्हें उनसे आगे बढ़ना है। लोग चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन इतना नहीं कि उनसे आगे निकल जाओ। यही इस दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम संघर्ष कर रहे होते हो, लोग तुम्हारा हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही तुम ऊंचाइयों पर पहुंचने लगते हो, वही लोग तुम्हें गिराने की साजिशें रचने लगते हैं। इसीलिए खुद को इस भीड़ का हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि भीड़ कभी किसी की नहीं होती। आज जो तुम्हारे साथ हैं, कल वही तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। एक पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें यही सिखाता है कि अगर तुम कमजोर हो जाओगे तो तुम्हें गिरने में देर नहीं लगेगी। इस दुनिया में ताकतवर वही है जो अपने पैरों पर खड़ा होना जानता है। अगर तुम्हें अपने कर्मों पर घमंड है, तो सोचो कि क्या तुम्हारे कर्मों की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई आंधी भी तुम्हें गिरा ना सके, क्योंकि पेड़ कभी डालियां काटने से नहीं सूखता, वह तब सूखता है जब उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। इसी तरह इंसान भी अपने कर्मों से नहीं गिरता, बल्कि अपनी सोच और व्यवहार से गिरता है। अगर तुम्हारे पास कुछ बड़ा करने का सपना है, तो उसे किसी के साथ साझा मत करो। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देख सकते। वे तुम्हारी योजनाओं में बाधा डालेंगे, तुम्हारे इरादों को कमजोर करेंगे, तुम्हारी मेहनत पर सवाल उठाएंगे। लेकिन अगर तुमने अपने लक्ष्य को मन में रखा और बिना रुके आगे बढ़े, तो एक दिन यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। अपने मन को नियंत्रित रखना सीखो, क्योंकि मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा होता है। अगर मन ही अशांत रहेगा तो सारी सफलता भी व्यर्थ लगने लगेगी। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद खुश नहीं रहते, क्योंकि उनका मन संतुष्ट नहीं होता। संतोष ही असली संपत्ति है और असली खुशी तब मिलती है जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक बना लेते हो। हर इंसान अपनी जिंदगी में परेशानियों से गुजरता है, लेकिन फर्क बस इतना है
कि कुछ लोग मुश्किलों को देखकर टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हें चुनौती समझकर आगे बढ़ जाते हैं। जो इंसान परिस्थितियों से डरकर भाग जाता है वह कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जो हर हालात में डटे रहते हैं। समुद्र का पानी कभी किसी जहाज को डुबो नहीं सकता जब तक कि वह पानी जहाज के अंदर ना आ जाए। इसी तरह दुनिया की नकारात्मकता भी तुम्हें तब तक नीचे नहीं गिरा सकती जब तक तुम उसे अपने भीतर आने की अनुमति नहीं देते। हमेशा याद रखना कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सोच में है। जैसे एक दिन कैलेंडर की तारीखें बदलती हैं, वैसे ही एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी सफलता पूरी दुनिया का कैलेंडर बदल देगी। खुद को इस काबिल बना लो कि लोग तुम्हारा नाम तुम्हारे काम की वजह से याद रखें, ना कि तुम्हारी असफलताओं की वजह से। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन अगर तुमने समय का सही इस्तेमाल करना सीख लिया तो एक दिन समय तुम्हारा नाम लेकर लोगों को प्रेरित करेगा। स्कूल में पहले पाठ पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा होती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक मिलता है। जो लोग समय की कदर करते हैं, समय उन्हें आगे बढ़ने का हर मौका देता है। जो लोग मेहनत से भागते हैं, सफलता भी उनसे भाग जाती है। इसीलिए हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझकर मेहनत करो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल का सूरज किसके लिए उगेगा और किसके लिए नहीं। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक कुछ बड़ा करने की कोशिश करते रहो। जो लोग सोचते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो बिना सोचे मेहनत में जुट जाते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है कष्ट और विपत्ति। वे शिक्षक हैं जो बिना फीस लिए इंसान को सबसे बड़ी सीख दे जाते हैं। यही वे परीक्षाएं हैं जिनमें जो साहस और धैर्य से डटा रहता है वही विजय होता है। जब जीवन सरल होता है तब अनुभव नहीं मिलता, और जब अनुभव मिलता है तब जीवन सरल नहीं रहता। यही दुनिया का नियम है। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन अगर वह केवल अपनी गलतियों से ही सीखेगा तो पूरी उम्र कम पड़ जाएगी। इसीलिए जो बुद्धिमान होते हैं वे दूसरों की गलतियों को भी अपनी सीख बना लेते हैं। समय के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन इस बदलाव में अपनी पहचान मत खो देना। दुनिया में सबसे तेज अगर कोई चीज बदलती है तो वह है इंसान की नीयत और उसकी नजरें। आज जो तुम्हारी सफलता पर ताली बजा रहे हैं, कल वही तुम्हारी असफलता पर हंस भी सकते हैं। इसलिए अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाओ, न कि दुनिया की वाहवाही से। जीवन की सबसे बड़ी पराजय तब नहीं होती जब तुम गिर जाते हो, बल्कि तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। गिरना भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन हर गिरावट तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। हारने वाला इंसान वही होता है जो गिरने के बाद उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इस दुनिया में जीत उन्हीं की होती है जो हर ठोकर को सीढ़ी बना लेते हैं और हर बाधा को अवसर समझते हैं। इसलिए मत डरो, मत रुको और मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। तुम्हारी सफलता तुम्हारे हौसले पर निर्भर करती है, ना कि लोगों की राय पर। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जो तुम पर विश्वास करता है उसे इसकी जरूरत नहीं होती, और जो तुम पर विश्वास नहीं करता वह लाख सफाई देने के बाद भी नहीं मानेगा। यही इस दुनिया की सच्चाई है। समझदार लोग चुप रहते हैं, बुद्धिमान लोग बोलते हैं और मूर्ख लोग हर बात पर बहस करते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे संभालना बहुत कम लोगों को आता है। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी भाषा से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने देखने के लिए आरामदायक नींद चाहिए, लेकिन लक्ष्य पाने के लिए नींद को त्यागना पड़ता है। जो मेहनत से डरते हैं वे सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन जो मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं वे अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिया बदलना कठिन होता है। इस दुनिया में हर चीज तुम्हारे हाथ से छीनी जा सकती, लेकिन जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत से तुम्हारा भाग्य खुद तुम्हारे कदम चूमेगा। क्रोध उस हवा के झोंके की तरह है जो इंसान के बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो तुम्हारा नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत में खोट है तो तुम्हारा भाग्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह तुम्हें गिरा देगा। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी किसी इंसान को उसकी तकदीर लिखने नहीं देती। जलन करने वाले हमेशा वही होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ता देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इंसान को अपनी गलती कभी नहीं मिलती। हर कोई अपनी नजरों में सही होता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा।
अगर आपके अपने कुछ विचार हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। मस्त रहे और स्वस्थ रहे और देखते रहें